गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर था 2025 का, उसमें मैं मैथ्स और स्टैट्स का सिर्फ आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक अच्छा टीचर आपको पढ़ाता है तो बहुत इजीली समझ में आते हैं। तो सिर्फ हम सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा और अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे कि इस टॉपिक पे अगर कुछ और टाइप का वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता तो आप कैसे उसका जवाब देते। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ मैथ्स और स्टैट्स वाले ही क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने वही कट करके यहां पे डाले हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन से हम बात रखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा, क्या है, फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डाटा। तो डाटा कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डाटा। मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशनशिप वो आपसे डिफाइन करवा रहा है। तो चलिए यहां पे एक डीपली डिस्कशन आपको बता दूं। जैसा कि मैंने बोला है कि आंसर तो फटाफट हो जाएंगे, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको अगर नॉलेज होगी तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो दुनिया का कोई भी फ्रीक्वेंसी डाटा हो, अगर मीन मीडियन मोड एग्जिस्ट करते हैं तो जो मीडियन है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में आता है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन मीडियन मोड बराबर हो सकते हैं, लेकिन वो तब बराबर होते हैं जब डाटा सिमेट्रिक होता है। तो यहां पे डाटा कैसा दिया है, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो एक बात तो डन है कि मीडियन हमेशा बीच में आएगा। समझ गए, तो इसका मतलब एक बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये और ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मीडियन हमेशा बीच में आना है। अब बारी आती है ऊपर वाले दो पे। ठीक, तो शायद आपने देखा होगा कि डाटा जो सिमेट्रिसिटी होती है, या तो डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, या तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, या तो सिमेट्रिक होता है। तो जो भी पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होते हैं, जो भी पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होते हैं, वो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट लेके चलते हैं। अब फॉर्मेट से क्या मेरा मतलब है वो आपको समझाता हूं। पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा का मतलब होता है जब डाटा इनिशियल फेज में होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनिशियल फेज में होगी, तो डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होगा, मतलब डाटा सडनली इंक्रीज होगा। और फिर जब डाउन होगा तो विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वो स्लोली डाउन होगा, स्लोली डाउन होगा। समझ गए, अगर डाटा ऐसा होता है देन दिस डाटा इज ऑफ द टाइप पॉजिटिवली स्क्यूड। अब ऑब्वियसली बात है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड होगी तो मोड आपको यहां पे मिलेगा, अर्थमेटिक मीन कहीं सेंटर में मिलेगा, और मीडियन हमेशा इसके बीच में रहना है। समझ गए, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा के लिए क्या होगा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा, मीडियन उससे छोटा होगा, और मोड सबसे छोटा होगा। तो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। अगर वो यहीं पे नेगेटिवली स्क्यूड कर देता तो डाटा रिवर्स हो जाता। कैसे हो जाता, इनिशियल फेज में डाटा स्लोली ऊपर जाता ऐसे, और फिर अचानक से डाउन होता, फिर डाटा ऐसे होता। अगर आप टेक्निकली समझे तो मोड कहीं यहां पे आ जाता, ऑब्वियसली बात है, अर्थमेटिक मीन कहीं यहां पे आ जाता है, ये मोड हो जाता, और मीडियन को इसके बीच में रहना ही पड़ता। तो ये है द मेजरमेंट ऑफ सिमेट्रिसिटी, राइट। चलिए, तो मेरे बच्चों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। मतलब ये कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि भाई 4 बातें दे रखी हैं, चारों में से 3 एक फॉर्मेट की है और एक जो है वो डिफरेंट है, वो आपको बताना है। तो जैसे हिस्टोग्राम है, पिक्टोग्राम है, ओजाइव है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम, ओजाइव और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी डाटा का। और जो पिक्टोग्राम है, ये रिप्रेजेंटेशन तो होता है डाटा का, बट ये रिप्रेजेंट करता है बाय द सिंबल्स, बाय द नंबर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये नहीं देता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन देते हैं, हिस्टोग्राम, ओजाइव एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तीनों एक फॉर्मेट के हैं, और ये जो बी है ये डिफरेंट फॉर्मेट का है। बिल्कुल सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। चलिए, जब हम पढ़ाते हैं तो ये चीजें हम बहुत डीपली डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आईआईटी इसी लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछती है। देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन इन्फ्रेंस का है। ऑब्वियसली इन्फ्रेंस एक बहुत मेजर पार्ट है आपकी स्टैटिस्टिक्स का। क्या कह रहा है, इन ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग द एरिया ऑफ नॉन रिजेक्टिंग इज डिफाइंड एज। मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट है, इतना कोई खास ट्विस्ट भी नहीं है, थोड़ा समझाता हूं आपको। देखिए, शायद आपने देखा होगा, जो जब आप इन्फ्रेंस करते हैं या
टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है वो या तो टी बनता है या तो जेड बनता है इन जर्नल। तो ऐसा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखते होंगे। जब ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते होंगे तो यहां पे मेन होता है क्रिटिकल वैल्यू, जिसको आप जेड अल्फा बाई 2 कहते हो। उसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के जेड अल्फा बाई 2 वैल्यू होती है। इसका जो राइट रीजन होता है यानी कि दिस वन, नाउ दिस मस्ट बी द अल्फा बाई 2, और इसका जो लेफ्ट रीजन होता है दिस मस्ट बी अल्फा बाई 2। और मेरे बच्चों जो मिडिल वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये जो रीजन है दिस वन इज रीजन ऑफ रिजेक्शन, दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ रिजेक्शन, और ये जो सेंटर वाला है दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग द एरिया ऑफ नॉन रिजेक्टिंग, नॉन रिजेक्टिंग मतलब द एक्सेप्टेंस रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन किसके बराबर होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है 1 माइनस अल्फा। नाउ विच इज व्हाट, तो 1 माइनस तो कर दिया, 1 माइनस तो कर दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस और व्हाट है। तो आपको अल्फा बताना है क्या है, अल्फा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर आप बिल्कुल बोल सकते हो, या एरिया ऑफ रीजन ऑफ रिजेक्शन या एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन भी बोला जाता है। अब अल्फा होता क्या है, तो 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होती है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये होता है। अब इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। चलिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं दिया है, सीधा सीधा ही दे दिया इसने, समझ गए। किसी और तरीके से भी लिख सकता था, बट अल्टीमेटली वो तरीके से किसी को भी लिखे, रिप्रेजेंटेशन यही होनी चाहिए। तो जो रीजन ऑफ रिजेक्शन होता है वो अल्फा होता है, और जो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है या नॉन रिजेक्शन होता है वो 1 माइनस अल्फा होता है। तो इसका मतलब ए इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, बीटा हैट इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस से उसने लिया है। इफ बीटा हैट इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा, epsilon and delta are very small, then which of the following is true। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले तो बात यह है कि कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज सैंपल साइज। तो कंसिस्टेंसी की जब भी आप बात करोगे आपका सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, मतलब एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो कंसिस्टेंसी की जो डेफिनेशन होती है, जो क्राइटेरिया होते हैं, वो दो अलग अलग होते हैं। क्राइटेरिया अलग होता है, डेफिनेशन अलग होती है। यहां पे डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इस डेफिनेशन से वो क्राइटेरिया बनाए जाते हैं। तो जब भी आपने कभी देखा होगा कि बीटा हैट, सपोज एक एस्टिमेटर है बीटा का फॉर ए सेकेंड, तो बीटा हैट क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा। इसको रैंडम वेरिएबल क्या होगा या एस्टिमेटर क्या होगा, बीटा हैट फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो इसको कंसिस्टेंट होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट बीटा के बराबर होना चाहिए, और दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए फॉर द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये तो है मैथमेटिकल क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, जिससे हम चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या नहीं। बट डेफिनेशन क्या है वो समझाता हूं। डेफिनेशन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा हैट माइनस बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। एक्चुअली में डेफिनेशन ये है। अब वो ये कह रहा है कि इस चीज को जो आपके सामने लिखी है, आई कैन राइट, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा हैट माइनस बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन is greater than equal to 1 minus delta, but provided that delta is very approaching to 0. This is the way of writing, another way of writing, otherwise दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर वो यहां पे आपसे ये कह देता द प्रोबेबिलिटी दैट मोड ऑफ बीटा हैट माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू 0 हो जाती व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप बात समझिए। तो ये ऑप्शन भी हो सकता था अगर ऐसे हो जाता, तो
हो सकता है ना इस बार एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा। खैर जो फिलहाल जो रिजल्ट है आपका वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ठीक है उतना वेस्टेज ऑफ टाइम करने के मूड नहीं रहता है मेरा। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, द पावर ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज डिफाइंड एज, है ना, पावर ऑफ द टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो शायद आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का जो मेजरमेंट होता है वो अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा अभी हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। ऐसे ही होता है मेरे बच्चों बीटा। बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होती है, एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू। इसके लिखने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बट सेंस यही रखना है। तो जैसे रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू टाइप 1 एरर होती है, ऐसे ही एक्सेप्ट H0 व्हेन H1 इज ट्रू या H0 इज फॉल्स टाइप 2 एरर होती है, और उसका प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट होता है बीटा। अब यहीं पे अगर हम बात करें पावर की, तो पावर हमेशा बराबर होती है 1 माइनस बीटा के। समझ रहे हो, 1 माइनस बीटा के। और बीटा क्या होता है, दिस वन। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन देखें, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस मतलब एक्सेप्ट द H0, सेम चीज है। व्हेन इट इज नॉट ट्रू मतलब H0 इज नॉट ट्रू या H1 इज ट्रू, सेम बात है। तो आप इसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट नॉट रिजेक्टिंग H1, है ना, द नॉट रिजेक्टिंग नॉट रिजेक्टिंग H0, है ना, तभी तो एक्सेप्ट होगा। गिवन दैट H0 इज नॉट ट्रू, मैंने बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिख दिया। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा इज ए कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है विद टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल, देन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, the presence of constant returns to scale exhibited by the production function can be testing by using some test statistics। तो सबसे पहले तो अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 1 के। ये कंफर्म गारंटी है, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो एक्चुअली में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा हाइपोथेसिस बना दी 1 के बराबर है, या आप ऐसे लिख लीजिए बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको चेक करनी हो, दोनों टेस्ट लग सकते हैं। अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो टी भी लग सकता है और एफ भी लग सकता है, और अगर सैंपल साइज लार्ज है तो काई स्क्वायर भी लग सकता है। टी एफ तो फिर भी लग सकते हैं, तो काई स्क्वायर भी लग सकता है, लेकिन यहां पे कहीं सैंपल का जो साइज है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो टी और एफ दोनों टेस्टिंग प्रोसीजर लगाए जा सकते हैं, दोनों टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाए जा सकते हैं। दैट्स इट। समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है यहां पे। चलिए, जब हम पढ़ाते हैं तो ये चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेस्ट वेयर द सैंपल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y बार लाइज क्लोजर टू द ऑब्जर्व वैल्यू yi देन इट्स प्रिडिक्टेड वैल्यू yi हैट, तब आपको गुडनेस ऑफ फिट की वैल्यू बतानी है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो शायद आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि ये तो एवरेज हो गया y बार, है ना, ये एक लाइन आपकी चली गई, सपोज फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज योर yi, नाउ दिस पॉइंट इज y बार, है ना, एंड दिस पॉइंट इज yi हैट, और सपोज दिस पॉइंट इज yi ऑब्जर्व वैल्यू। समझ रहे हो, सपोज एक ऐसे हमने कुछ एक रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। तो यहां पे एक्चुअली में वो क्या कह रहा है, यहां पे वो ये कह रहा है कि अगर हम एक सैंपल ले लें तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y बार, उसका जो मीन है वो लाइज क्लोजर टू द ऑब्जर्व वैल्यू yi। इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ yi माइनस y बार क्लोजर है
देन वाई आई माइनस वाई आई हैट से, ये उसने लाइन दी है। अब वो इस केस में आपसे गुडनेस ऑफ फिट की बात कर रहा है। अभी बात करेंगे सिंपल, अगर ये चीज वैलिड है फॉर ऑल आई, सपोज फॉर एग्जांपल, क्योंकि आई आर्बिट्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज लेस देन समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, आई गोज फ्रॉम 1 टू n वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आप इसको देखें तो दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ये आपको शायद पता होगा अगर आपने आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मुझे क्या मिल गया मेरे बच्चों, मुझे मिल गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज लेस देन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। समझ गए? तो क्या मिल गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिडुअल सम ऑफ, या एक काम कर लो, ऐसे कर लो इसको, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बारी आती है आर स्क्वायर की, क्योंकि गुडनेस ऑफ फिट के बारे में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है, शायद आपको पता होगा, आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर एस एस डिवाइडेड बाय टी एस एस, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल वेरी सिंपल। और अगर ये चीज 1 से बड़ी है तो दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, सो द गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर इज नेगेटिव। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज आपको आज समझा देता हूं बहुत अच्छा बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इस एग्जाम में कुछ और आ जाए। आर स्क्वायर में भी नेगेटिव, बट क्योंकि आर स्क्वायर है लेकिन अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आर स्क्वायर हमेशा, जो आर स्क्वायर की रेंज होती है वो लाइज बिटवीन 0 to 1 होती है हमेशा। तो अब आप पूछेंगे सुधीर सर यहां तो आर स्क्वायर नेगेटिव आ गया, तो पहले बात समझिए, आर स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, बट थ्योरी ये कहती है कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा लाइज बिटवीन 0 to 1। तो थ्योरी ये कहती है कि अगर आर स्क्वायर नेगेटिव आता है, आ सकता है, बट वी विल कंसीडर इट एज 0। तो अल्टीमेटली जो रेंज होगी आर स्क्वायर की वो 0 to 1 ही होगी, बट आर स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है। किस केस में आ सकता है? इस केस में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो शायद आपने गुडनेस ऑफ फिट अगर पढ़ा होगा या इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आर स्क्वायर होता है विच इज द मेजरमेंट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट योर मॉडल, उसका एडजस्टेड वर्जन होता है आर बार स्क्वायर, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन नहीं पूछ रहा है, उस रिलेशन के बेसिस पे कुछ फॉर्मुलेशंस, कुछ बातें उसने बोली है। तो कह रहा है कि इफ आर स्क्वायर अगर 1 होगा तो आर बार स्क्वायर 1 होगा या नहीं, आर स्क्वायर अगर 0 होगा तो आर स्क्वायर मे और मे नॉट बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, अगर आर स्क्वायर 1 है तो आर बार स्क्वायर क्या होगा, ऐसा कुछ उसने पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आर और आर बार स्क्वायर में रिलेशन क्या है। तो आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन माइनस के 1 मेरे बच्चों, ये रिलेशन होता है, बिल्कुल सिंपल। जो एन होता है वो सैंपल साइज होता है, एन क्या होता है, सैंपल साइज, और जो के होता है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको पता है तो सारी चीजें चेक हो जाएंगी। कैसे चेक हो जाएंगी, देखिए, आर स्क्वायर अगर 1 है तो सपोज यहां पे आइए, अगर आर स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस 1 0, सब कुछ 0, तो क्या मिलेगा, पहले वाला क्या मिलेगा, अगर आर स्क्वायर मेरा 1 के बराबर है तो कंफर्म आर बार स्क्वायर इज 1 के बराबर, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा क्या है, अगर आर स्क्वायर 0 है तो अगर मान लीजिए सेकंड में हम ले लें क्या, कि अगर मैं आर स्क्वायर को 0 ले लूं तो आपका आर बार स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस 1, समझ रहे हो, 1 माइनस एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस 1, एंड दिस क्वांटिटी मे बी नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव ही होगी या नेगेटिव ही होगी, मे बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। तो इसका मतलब कैन बी नेगेटिव, तो आर बार स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल है। अगला क्या है, अगर आर स्क्वायर 1 के बराबर है तो क्या आर बार स्क्वायर 0 होगा, नहीं,
क्योंकि पहले वाला अगर ट्रू है तो दूसरे वाला नहीं हो सकता। अब अगर आर स्क्वायर 0 है तो क्या आर बार स्क्वायर होगा 1? नहीं, क्योंकि ऐसा यहां आया नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन वाला पोर्शन का क्वेश्चन था, तो दो ऑप्शन इसके करेक्ट है, और बस आपको ये फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए, काम हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, अगला क्या है क्वेश्चन? Which of the following is or are not assumptions of classical linear model? Which of the following are not the classical linear model assumptions? ठीक है, तो classical linear model आपने assumptions पढ़ी होंगी, तो वहां पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, सबसे पहला variance of the dependent variable yi is greater than the variance of the explanatory variable। नहीं, ऐसा कभी नहीं पढ़ा हमने कि variance of yi इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ एक्स आई या रिवर्स, ऐसा कोई कंडीशन नहीं पड़ी है हमने। द मॉडल इज लीनियर इन बोथ द पैरामीटर एंड वेरिएबल, ये भी गलत है। उसका रीजन है, अगर ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जो इकोनोमेट्रिक्स में मॉडल पढ़े जाते हैं वो लीनियर इन पैरामीटर होते हैं, लीनियर इन वेरिएबल हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो ये भी अजम्पशन नहीं थी। दूसरा है कोवेरियंस बिटवीन वाई आई यू आई इज 0, ये तो हो ही नहीं सकती, इसके बिना तो मॉडल ही नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे अजम्पशन होती है कि कोवेरियंस वाई आई और यू आई इज नॉन 0, तभी तो मॉडल बनेगा जब एरर टर्म डिपेंड करेगी वाई आई पर। समझ गए? वो जो अजम्पशन होती है वो ये होती है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई और यू आई ये 0 होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जो लास्ट वाला है ये अजम्पशन होती है एक्चुअली, लेकिन पूछा हुआ है कि कौन अजम्पशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दैट्स इट। समझ गए? तो नोट पूछा हुआ है तो नोट पे मैंने टिक कर दिया। तो मल्टीपल सिलेक्शन था तो ए बी सी तीनों इसके आंसर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अगेन ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? पहला है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। यस, arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic mean। समझ गए ना? रूल है ये, बस प्रोवाइडेड दैट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट कैलकुलेटिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन 0 to 1, नहीं, ये तो -1 to 1 होता है, तो ये गलत हो गया। एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑन द रियल लाइन इज 0। एक्चुअली मेरे बच्चों ये भी गलत है। आपको लग रहा होगा कि सुधीर सर मिड में ही तो होता है, तो 0 मिड में होता है सिमेट्रिक इंटरवल में, बट वो सिमेट्रिक इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए, जैसे -a to a, -b to b, -c to c, चाहे क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन, डजंट मैटर, बट वो फाइनाइट। फाइनाइट इंटरवल मतलब जिसकी बाउंड्री फाइनाइट होती है। अगर बाउंड्री इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू 0 बनेगी, ये जरूरी नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है, जरूरी होना तो बहुत दूर की बात है। तो लगेगा आपको ये मिडिल वैल्यू है, लेकिन है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। द डोमेन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल दैट फॉलो द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज दिस वन। अब आप समझिए, काई स्क्वायर है, चाहे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी होती है। बट ये अगर आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा कि रैंडम वेरिएबल अगर फंक्शन के तरीके से बिहेव करता है, तो जो उसकी वैल्यूज होती है वो इस रैंडम वेरिएबल की रेंज होती है, ना कि डोमेन। तो 0 to इन्फिनिटी उस काई स्क्वायर एज ए फंक्शन रेंज होगा, ना कि डोमेन। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो बी, सी और डी, क्योंकि पूछा हुआ है कौन सा ट्रू नहीं है। आप समझ गए ना? काई स्क्वायर की रेंज होती है 0 to इन्फिनिटी, ना कि डोमेन। डोमेन तो अनडिफाइंड होता है, बता भी नहीं सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, राउंड ऑफ करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चों, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर, बिल्कुल उसका सिंपल फॉर्मूला होता है n टाइम्स समीशन एक्स आई वाई आई गोज फ्रॉम 1 to n, जो भी n लिखा होगा, माइनस समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n एंड समीशन वाई आई गोज फ्रॉम 1 to n, डिवाइडेड बाय द अंडर द रूट ऑफ n टाइम्स
समीशन एक्स आई स्क्वायर नाउ माइनस समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ n टाइम्स समीशन वाई आई स्क्वायर, आई गोज फ्रॉम 1 to n, यहां पे भी आप आई गोज फ्रॉम 1 to n, आई गोज फ्रॉम 1 to n कर लेना। नाउ माइनस समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। n की वैल्यू यहां पे किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। r इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 100 इंटू समीशन एक्स आई वाई आई किसके बराबर है? 438। ओके, माइनस समीशन एक्स आई किसके बराबर है? 280। नाउ इंटू समीशन वाई आई किसके बराबर है? 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ n किसके बराबर है? 100 इंटू समीशन एक्स आई स्क्वायर किसके बराबर है? 2384। नाउ माइनस समीशन एक्स आई किसके बराबर था? 280, तो 280 का होल स्क्वायर। नाउ इंटू अंडर द रूट ऑफ n किसके बराबर है? 100 इंटू समीशन वाई आई स्क्वायर 117। नाउ माइनस समीशन वाई आई 60, तो 60 का स्क्वायर। मेरे बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.75 आपका आंसर होगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली इतना नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेट होगा, और ये अप्रोक्सीमेशन वाला ही क्वेश्चन था आपके सामने। आगे चलते हैं। क्या करा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए फुल पैक ऑफ 52 कार्ड्स एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट एंड ए डायमंड। तो 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हार्ट एंड ए डायमंड इज इक्वल टू 13C1 अपॉन 52C2, क्योंकि इतना आया है तो 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल, है ना, वो रूल होगा NCX इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? दिस इज नाउ डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। मेरे बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब बहुत सिंपल है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 0.126 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये भी वो था जो राउंड ऑफ करके आप डेसिमल प्लेसेस में लिख सकते हैं, तो सिंपल इसके बराबर बनेगा। बहुत आसान की क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। आज 5 क्वेश्चंस बचे थे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं मैं। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना। एक फेयर कॉइन है, वो 3 बार आपने टॉस किया, 3 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड। मतलब तीसरा क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। पहला हेड होना चाहिए एंड दूसरा हेड होना चाहिए, तीसरा क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इजी ना। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड द सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड हेड आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए एंड तीसरे वाले पे भी हेड आ जाए, और पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। अब हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की भी। तो पहले वाले पे क्या हो जाए? हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए, या तो ऐसे, या फिर हेड आ जाए और टेल आ जाए। नाउ दिस इज व्हाट 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 अगेन 1/2, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो कितना हो गया? 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 1/4, 0.25। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एक फंक्शन दिया है, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है एट x इज इक्वल टू 1, राउंड ऑफ कर देना कुछ कुछ करके। तो क्या है? सिंपल बिल्कुल, y किसके बराबर है? x टू दी पावर e टू दी पावर x। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई देना कि पावर एक्सपोनेंशियली है, तो आप हमेशा log ले लेना। तो log y इज इक्वल टू वॉट? e टू दी पावर x log x। ठीक है बेटा। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/y इंटू dy बाय dx
इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू log x, नाउ प्लस e टू द पावर x इंटू 1/x। आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, वो बाई पार्ट्स मैंने लगा दिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, दूसरे को सेम रखा, पहले का सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि है x टू दी पावर e टू दी पावर x ब्रैकेट e टू दी पावर x log x प्लस e टू दी पावर x बाई x। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेरिवेटिव बताना है एट 1, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ही आपको बताना था, लेकिन एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दो। तो e टू दी पावर 1 e बनेगा, 1 टू दी पावर e 1 बनेगा, तो ब्रैकेट के बाहर 1 ब्रैकेट स्टार्ट, e टू दी पावर 1 e बनेगा, log 1 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू ई 0, पहली टर्म 0, नाउ e टू दी पावर 1 यानी के e। ठीक है, और e होता है अप्रोक्सीमेटली मेरे बच्चों 2.71। दैट्स इट, सिंपल था बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्या है, कह रहा है ए अनुभव फेस ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ with 4 alternative choice where only one is the right choice। सिंपल है बिल्कुल। There is no negative marking for making a wrong choice। Okay, also assume that the probability that he knows the answer is this one। मतलब अनूप को आंसर पता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.5। ही नो द आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द करेक्ट चॉइस इज 0.25 इफ ही डज नॉट नो द आंसर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ही गॉट द फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन, मतलब उसको फुल मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि उसने सही जवाब दिया होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, सही जवाब दिया होगा, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो आंसर उसको पता ही हो सका तुक्का मारा हो फिर भी आंसर सही हो गया हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सीधा सीधा बेस थ्योरम लगेगी। तो यहां पे अगर हम कुछ इवेंट्स डिफाइन कर ले, मान लो मैंने ए डिफाइन कर दिया कि ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। ठीक है बेटा, मतलब मान लो कि वो आंसर उसको पता था। नाउ बी क्या है, ही मेक द करेक्ट चॉइस या ही गेट्स आंसर करेक्ट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने आप तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 0.5 के बराबर है। आप चाहो तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर सकते हो, 0.5 अगेन, है ना। वो कह रहा ना, assume that the probability that he know the answer is 0.5। now the probability of making the correct choice is 0.25 if he does not know the answer। इसका मतलब probability of b given a complement है 0.25, समझ गए। एंड probability of b given a बराबर होगा 1 के। बी गिवन ए बराबर 1 के क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है, ही नो द आंसर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसको आंसर पता है तो वो करेक्ट चॉइस देगा, है करेक्ट चॉइस मतलब आंसर करेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज डिफाइंड एज दिस वन। अब जो सवाल आया है ही गोट फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन, मतलब उसको पूरे नंबर मिले हैं तो उसने सही जवाब दिया है, इसका मतलब करेक्ट आंसर दिया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, तो जो मेरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये बनेगा, है ना, समझ गए। द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर गिवन दैट ही गॉट द फुल मार्क्स, मतलब उसका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट उसने दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज द फॉर्मुलेशन। अब सारी वैल्यू आप पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसके बराबर है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है 0.5, तो 1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.5 अगेन प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 0.25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.5। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। सेकंड लास्ट है क्वेश्चन है शायद। तो कितना है मेरे बच्चों, यू आर टेस्टिंग ए फेयर कॉइन रिपीटेडली अंटिल ए हेड अपीयर, है ना, अंटिल ए हेड अपीयर, जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक आप फेयर कॉइन को टॉस करते रहेंगे। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड फॉर हेड टू अपीयर। मेरे बच्चों दिस इज नथिंग बट ए क्वेश्चन ऑफ ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक। देखिए नंबर ऑफ फेलियर्स को ज्योमेट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन वी गेट ए फर्स्ट सक्सेस, सपोज सक्सेस है पहली बार हेड आना, तो वो ट्रंकेटेड ज्योमेट्रिक होता है। तो बेसिकली अगर हम यहां पे ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दें x, है ना, यू आर टॉसिंग, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ ट्रायल्स, समझ रहे हो, अप टू फर्स्ट सक्सेस। सक्सेस क्या है, हेड अपीयर, ठीक है बेटा, सक्सेस क्या है, हेड अपीयर्स। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी p विच इज 1/2, है ना। तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या वैल्यू लेगा 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पहले ही ट्रायल पे सक्सेस होगा तो कम से कम एक ट्रायल तो आपने किया होगा ना। और यहां पे जो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर होता है मेरे बच्चों, शायद आपने पढ़ा होगा p इंटू क्यू टू दी पावर x-1। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ट्रंकेटेड ज्योमेट्री। बस सीधा सीधा इसकी एक्सपेक्टेशन पूछ रही है। इस केस में एक्सपेक्टेशन आपको पता है 1/p होती है, और p किसके बराबर है 1/2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 5, a टू द पावर 5 की डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है। तो शायद एक रूल आपको पता होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n के बराबर होता है। तो टेक्निकली जो मैट्रिक्स है आपका a विच इज 4 -1 12 -3, समझ रहे हो। अगर आपसे पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ a बताइए, तो -12 और +12 आंसर है 0। तो यहां पे मेरे बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, समझ गए। बिल्कुल 2 मिनट का काम था, मुझे हो सकता है 8-10 मिनट लग गए हो वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। तो मेरे बच्चों 2025 का जो आपका आईआईटी का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स और स्टैट्स के यही लगभग 17 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोल्व कर दिए। बाकी हमारी जो टीम है, समीर सर है, वो सोल्व करेंगे इन बाकी जो माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट है। कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं क्वेश्चन को समझाते टाइम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।